हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट साइंस। होप आपको हमारे पुराने वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल एज मच एज पॉसिबल। सो टुडे गाइस वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, थ्योरीज रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, नॉट ओनली एटम, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत तरह की बटरफ्लाइज है, अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज है एंड वी गेट अट्रैक्टेड बाय देम। सो लाइक उनकी जो बॉडी है उनमें बेसिकली जो नॉर्मल है, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। तो सब में ही सेल है, तो उनमें वो जो डिफरेंस है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट एग्जिस्ट की वो सेल का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, और उस अरेंजमेंट की वजह से वो एक दूसरे से क्या है, डिफ्रेंशिएट करती है। डिफरेंस इन कलर, डिफरेंस इन देयर हार्मोनल बैलेंस, एनीथिंग, मतलब एक दूसरे से वो डिपेंड करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर पता करें तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो यही चीज़ थॉमसन ने सोची कि लेट्स जस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर से हम उसका अरेंजमेंट, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अरेंजमेंट के बारे में पता करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में फर्दर डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो थॉमसन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव थ्योरी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू हिम क्या था, थॉमसन ने बोला कि एटम एक स्फीयर है, एक तरह से स्फीयर एक गोला है। उसमें क्या है, हर मतलब ज़्यादातर पार्ट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो स्कैटर्ड है। एक एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि जैसे तुम लोगों ने वाटरमेलन देखा होगा। वाटरमेलन में क्या होता है कि रेड पार्ट होता है जिसे हम वी कंज्यूम इट, एंड कुछ ब्लैक पार्ट्स होते हैं जो बीज होते हैं जिसे हम थ्रो आउट करते हैं या जिससे एक वाटरमेलन का प्लांट उगता है। तो उसका क्या होता है, ज़्यादातर पार्ट रेड होता है और कुछ बीजेस होते हैं। तो जो रेड पार्ट है उसको उसने क्या कंसिडर किया, पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन, और जो ब्लैक पार्ट है उसे उसने इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पार्ट बताया था, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और उसमें क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन है। इसने इसको एक स्पेशल नेम दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, हमने देखा है प्लम पुडिंग्स देखी है। तो पुडिंग में क्या होता है, कुछ चेरीज रखी जाती है, तो उस चेरी को उसने इलेक्ट्रॉन कहा था, और जो बाकी जो पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑक्यूपाइड है, उसको उसने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज। बट आगे जब डिस्कवरीज हुई हमें पता पड़ा कि ऐसा नहीं है, तो उसका जो ये मॉडल है रिजेक्ट हो गया था। बट एज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इनिशिएट किया, उसने सोचा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। सो आज तक हम इसके डिटेल्स के बारे में या इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। दो हिज थ्योरी और हिज जो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू एटम वॉज क्लियर अ रिजेक्शन। सो जो हमारा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल डाल के गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट किया, इट गेव द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। काफ़ी हद तक हमें जितना भी हमें एटम का स्ट्रक्चर मिला वो बिकॉज ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हुआ है। इसमें इसने क्या किया, एक सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स, जहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या कर सकते हैं, बॉम्बार्ड हो सकते हैं, एक शूट हो सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जहाँ ऐसे सोर्स से निकल सकते हैं, वैसा एक सोर्स लिया जहाँ से अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा रेज क्या होती है, हीलियम के, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, हीलियम। हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज। अल्फा रेज जो होती है, हीलियम पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है जिसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। अब इसने इसको क्यों लिया, और भी कुछ ले सकता था, बिकॉज इसका जो क्या होता है, मोमेंटम ज़्यादा होता है। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से हमें एक्सपेरिमेंट जल्दी, मतलब रिजल्ट जल्दी मिलता है, तो इसीलिए इसने हीलियम के पार्टिकल्स या अल्फा रेज ली थी। तो इस सेटअप में उसने इसलिए ली ताकि जो अल्फा रेज है वो स्कैटर्ड ना हो, अपने एक डायरेक्शन में रहे। और उसके बाद उसको बॉम्बार्ड किया किस पे, थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल बहुत ही पतली सी एक गोल्ड फॉइल पे किया, जिसमें हमारा एटम्स पूरी तरह से स्प्रेडेड आउट है। उस थिन गोल्ड फॉइल के बैक साइड में उसने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट शीट, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट शीट रखी। फ्लोरोसेंट शीट क्या होती है, जब भी उसके ऊपर कोई पार्टिकल हिट करता है तो क्या होता है, वो ग्लो करती है, तो ताकि जैसे ही पार्टिकल हिट करे तो उसको वो चीज़ ऑब्जर्व हो जाए। उसने इसीलिए गोल्ड फॉइल के बैक साइड एक फ्लोरोसेंट शीट
ली थी। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो उसने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू कुछ ऑब्जर्वेशंस नोटिस की। क्या ऑब्जर्वेशंस नोटिस की, लेट्स सी। उसकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि ज़्यादातर जो रेस थी जैसे कि वो अनस्कैटर्ड, मतलब कोई भी रुकावट के बिना ही वो सीधी सीधी चलती जा रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल पास हुए हैं, ज़्यादातर रेस क्या सीधी सीधी अनडिफ्लेक्टेड चलती जा रही थी। तो ज़्यादातर ये चीज़ हुई थी। लेकिन कुछ जो रेस थी वो एट एन एंगल जा रही थी, एट एन एंगल, और जो ये एंगल है वो क्या है, अक्यूट एंगल है। क्या है, अक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा उसने देखा, कुछ रेस ऐसा हो रहा था। लेकिन 1 आउट ऑफ 10 रेज टू द पावर 4 जो रेस थी वो क्या हुई, बाउंस बैक हुई। जैसे कि ये वाली रे बाउंस बैक हुई, यहीं से आई और यहीं से चली गई, मतलब 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गई थी वो रेस। तो इसने 3 ऑब्जर्वेशंस की। एक, मोस्ट ऑफ द रेज क्या की, अनडिफ्लेक्टेड गई, सीधी सीधी अपने पाथ पे चली गई। दूसरा, कुछ रेज क्या हुई थी, एट एन एंगल गई थी, दैट इज अक्यूट एंगल। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन थी 1 आउट ऑफ 10 रेज टू द पावर 4 जो रेज थी वो क्या हुई, बाउंस बैक हो गई एट 180 डिग्री एंगल। तो इस ऑब्जर्वेशन का उसने हर एक ऑब्जर्वेशन का एक कंक्लूजन निकाला। क्या क्या कंक्लूजन था, हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था कि ज़्यादातर रेज क्या की, अनडिफ्लेक्टेड गई। तो उस अनडिफ्लेक्टेड रे का क्या कंक्लूजन था कि हमारा जो एटम है उसमें क्या है, बहुत सारी खाली स्पेसेस हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई रोड खाली है, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई हर्डल्स नहीं है, तो हम सीधी सीधी रोड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जा सकते हैं। तो उसने यही चीज़ ऑब्जर्व की। उसके बाद जो उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन था, उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ एट एन एंगल गई थी। तो एट एन एंगल तभी जाएगी तब वो कुछ हर्डल से टकराएगी। जो हर्डल से टकराने के बाद उस थोड़ी देर उस क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपने पाथ पे जाती है। तो अगर कोई चीज़, हम किसी चीज़ से, भारी चीज़ से टकरा रहे हैं, तो हम एक बार के लिए तो रुकेंगे, उसके बाद फिर क्या जाएंगे, वापस बाउंस बैक होंगे। तो वही चीज़ हुई। तो वो जो हर्डल था वो क्या थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जो एटम के अंदर स्कैटर्ड है। उसने ये नहीं बताया किस तरह से। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि वो 1 आउट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 4 जो रे थी वो क्या हुई, बाउंस बैक हुई एट एन 180 डिग्री एंगल। वो क्यों हुई, वो इसीलिए हुई क्योंकि जो बीच में या बहुत ही कम जगह पे ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो रिपेल हो रही है। अब क्योंकि हमारे अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारे उस कोई पॉजिटिव चार्ज से ही वो रिपेल होगी। तो हम उसने बोला कि एटम में कोई कम जगह पे पॉजिटिव चार्ज है जिससे वो टकराने के बाद क्या हो गई, वो बाउंस बैक हो गई। तो ये उसके कंक्लूजन्स थे। इन कंक्लूजन के बेस पे उसने कुछ अपने पोस्टुलेट से एटॉमिक मॉडल दिया था। क्या था उसका एटॉमिक मॉडल, उसका एटॉमिक मॉडल था कि सबसे पहला पोस्टुलेट था कि हमारा जो एटम है वो क्या है, एक स्फीयर है, गोला है। उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, एम्प्टी स्पेसेस हैं। क्या है, एम्प्टी स्पेसेस हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन था, हमारा जो एटम है उसका जो मोस्ट ऑफ द मास है वो क्या है, उसके मिड में, या जो हमारा जो मिड होता है सर्कल का, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और उसी मिड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो एटम है उसका मास किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो वो एटम का जो मास है वो बीच में है, बहुत कम एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो मास का है, एटम के बीच में है, इसीलिए बहुत ही कम रेस बाउंस बैक करी थी। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे जो एटम का मास है, मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक तरह से है कि हमारा जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन को जो मिलाकर एक टर्म दिया था वो क्या कहा था, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूट्रॉन मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, उसको एक कॉमन टर्म दिया था, उसको क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। जो एटम का न्यूक्लियस होता है जहाँ पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये उसका एटॉमिक मॉडल के कुछ कंक्लूजन्स या पोस्टुलेट्स थे। आप एक बार इसे रीड कर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, क्योंकि उसने थ्योरी तो सही दी थी और काफ़ी चीज़ों से सही बताई थी, लेकिन उसने एक और चीज़ कही थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो अगर ऐसा होगा तो हम जैसे कि अब कोई रोप है, हम
रस्सी है, घुमा रहे हैं, घुमा रहे कुछ समय के बाद हमारी एनर्जी लूज होगी और उस रस्सी की भी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो रोप घूमती फिरती कैसे मिड में आके गिर जाएगी। इस तरह से हमारा एटम क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है, सब स्टेबल है, हमारे आसपास की चीज़ें क्या है, स्टेबल है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारी चीज़, आसपास की चीज़ें जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय होगी, बट ये चीज़ सही नहीं थी। तो इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एनर्जी वो डिसिपेट हो रही है। और उसने दूसरी चीज़ की स्टेबिलिटी जो थी एटम की, वो अच्छी तरह से वो समझा नहीं पाया था। तो दूसरी चीज़ थी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। उसने कहा कि वो रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर रहे हैं, पर एग्जैक्टली वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन से पाथ पे कर रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं बता पाया था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे हमें कुछ एप्लीकेशंस भी मिलती है जो हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, स्पेशली आईआईटी वालों के लिए और नीट वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो दो फॉर्मूले मैं इसमें बता रही हूँ, हमारे एनसीईआरटी में इसके बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो कंक्लूजन है, हमारा जो एक्चुअल एटम है उसका जो रेडियस है और जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है, उन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज़ कि हमारा जो रेडियस ऑफ एटम है वो 5 टाइम्स 10⁵ टाइम्स जो है रेडियस ऑफ एन न्यूक्लियस है। ये वाला जो है वो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें दे दिया कि रेडियस दे दिया एटम का और न्यूक्लियस का निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम पता कर सकते हैं। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, हमारा जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन इट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वॉल्यूम के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो रेडियस है, वॉल्यूम है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो वॉल्यूम हमारा ऑक्यूपाई होता है एटम का, वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस का होता है। इसीलिए इन दोनों का अगर वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो कितना आएगा, 10⁻⁵15। ये हमारा ज़्यादातर वॉल्यूम एटम कौन ऑक्यूपाई करता है, एम्प्टी स्पेसेस करती है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके थ्रू ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन रेडियस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। आपको फर्दर वीडियोज़ ये सब जो थी, थ्योरी थी और बेसिक थी। अब जो वीडियोज़ आएंगे वो 11th के कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअल 11th में कॉन्सेप्ट और जो एडवांस एटॉमिक स्ट्रक्चर या उसके बारे में बताए जाएंगे। ये जो चीज़ें आप तक पढ़ी थी वो आप कहीं ना कहीं 9th 10th में पढ़ चुके हैं, बस आपका बेसिक क्लियर है, इसीलिए ये वीडियोस डाले गए थे। अब जो हम नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, लाइमन सीरीज़ के बारे में, वो 9th और 10th के लेवल से थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअल में हम 11th का लेवल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड और अपने बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू वेरी मच।